दोस्तों ज्योग्राफी के इस लेक्चर सीरीज में अभी हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं और ये है हमारा लेक्चर नंबर 3। आज क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो अर्थ के इंटीरियर में क्या है और अर्थ के इंटीरियर का हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है ये भी समझना होगा। इसके अलावा अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, वॉल्केनोज कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पे ये लोकेटेड हैं, इन सभी चीज़ों को आज हमें पढ़ना है। दोस्तों जब आप एन का क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें मैंने क्लास 6 और क्लास 7 के एनसीईआरटी से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड किया है। इसके अलावा मैंने कुछ और वैल्यू एडिशन किया है ताकि इसको एग्ज़ाम रेडी बनाया जा सके। यानी कि इन सभी टॉपिक से जो जो सवाल पूछे जाते हैं और हाल में पूछे गए हैं उन सभी कॉन्सेप्ट्स को मैंने इसमें ऐड किया है। चलिए सबसे पहले समझते हैं जो इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में हमें क्यों पढ़ना है। देखो सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए जो अर्थ का रेडियस कितना है। अर्थ का रेडियस है 6370 किलोमीटर्स। कभी कभी रेडियस पूछते हैं, कभी कभी डायमीटर पूछ देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 2। दोनों इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे पहुंचना है तो क्या हम लोग गड्ढा खोद के पहुंच सकते हैं? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, जो यहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन है। लेकिन हमें अर्थ के इंटीरियर को समझना होगा, उसके बारे में पढ़ना होगा। क्यों पढ़ना होगा? इसलिए पढ़ना होगा क्योंकि इससे हमें पता चलेगा जो अर्थक्वेक कैसे आता है, सुनामी कैसे आता है। और हमारे यहाँ जो लैंडस्केप डेवलपमेंट होता है ना, तो इसमें अर्थ का इंटीरियर का बहुत बड़ा योगदान है जो हम लोग आगे देखेंगे। इसके अलावा अर्थ के इंटीरियर में कुछ जो फोर्सेस काम कर रही होती हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आप समझोगे जो हमारे यहाँ चीज़ें चल क्या रही हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं, तो इसको दो सोर्सेज में क्लासिफाई किया गया है, डायरेक्ट सोर्सेज और इनडायरेक्ट सोर्सेज। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायरेक्ट सोर्सेज और विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इनडायरेक्ट सोर्सेज। वो सोर्सेज जिससे हमें अर्थ का इंटीरियर का पता चलता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं डायरेक्ट सोर्सेज, उसके बाद देखेंगे इनडायरेक्ट सोर्सेज। डायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो भाई माइनिंग जो है ना, ये हमें कुछ हद तक इंफॉर्मेशन दे देता है जो अर्थ के इंटीरियर में क्या है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 किलोमीटर नीचे जा सकते हो, ठीक है। मतलब ओपन माइनिंग यहाँ पे हो रही है और ये कहाँ पे है? तो ये है साउथ अफ्रीका में। यहाँ पे ही आपको डीपेस्ट माइंस देखने को मिल जाएंगे। MPONENG गोल्ड माइन कहाँ पे है? तो साउथ अफ्रीका में है, ठीक है। और यहीं पे आपको डीपेस्ट माइन है 4 किलोमीटर का। इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं सवाल, एनसीईआरटी से इन्फॉर्मेशन लिया गया है, ठीक है। इससे नीचे आप नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इसके बाद एक्सट्रीम हीट का आपको सामना करना पड़ेगा और हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं है ताकि हम लोग इतने नीचे जाके अर्थ के इंटीरियर का पता लगा सके, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो हमें डायरेक्ट सैंपल मिल जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, और इंटीग्रेटेड ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट। ये क्या है? तो देखो, पहुंच जाओ आर्कटिक ओशन में, यहाँ पे एक जगह है कोला, वहां पे अभी तक का डीपेस्ट ड्रिलिंग किया गया है 12 किलोमीटर डेप्थ, ठीक है। तो आपने दो इन्फॉर्मेशन समझा। एक इन्फॉर्मेशन जो आपने ओपन पिट माइनिंग की है, कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका में सबसे डीपेस्ट 4 किलोमीटर का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपने ड्रिल कर दिया। कहाँ ड्रिल कर दिया? तो आपने आर्कटिक ओशन के पास ड्रिल कर दिया। 12 किलोमीटर के डेप्थ तक आप ड्रिल कर पाए हैं, इसके अलावा नहीं कर पाए हैं, ठीक है। अब हमने अगर 12 किलोमीटर तक के डेप्थ तक भी ड्रिल किया है ना, तो इससे भी हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगी, ठीक है। और एक सिमिलर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट जो है वो हमारे यहाँ भी चल रहा है। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र में। यहाँ भी हम लोग 6 किलोमीटर डीप होल खोद रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन नया है, यानी कि 2024 का इन्फॉर्मेशन है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल पूछ देते हैं। और ये हमारे भारत का एकमात्र इंडिया का डीप ड्रिलिंग मिशन है, ठीक है, तो पता होना चाहिए। अगर सवाल ये पूछ दें जो हमारे भारत का एकमात्र डीप ड्रिलिंग मिशन कहाँ पे चल रहा है, तो ये चल रहा है महाराष्ट्र में। अब हम लोग यहाँ पे खुदाई कर क्यों रहे हैं? तो देखो दोस्तों, ऐसा है, जो कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपसे ये पूछेंगे जो कोयना डैम कहाँ पे है, तो ये है महाराष्ट्र में। तो जब ये कोयना डैम बना था ना 1962 में, तब से इस एरिया में आपको छोटे मोटे अर्थक्वेक्स आते हैं। अब इसको अच्छे से स्टडी करने के लिए हम लोगों ने पिछले साल से डीप ड्रिलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। इतना आपको समझ में आ गया? तो आपने दो सोर्सेज देख लिए। एक था आपका ओपन पिट माइनिंग जो साउथ अफ्रीका में सबसे गहरा माइंस आपने देख लिया। इसके अलावा आपने देखा जो कोला आर्कटिक ओशन में हम लोगों ने डीप ड्रिलिंग किया है 12 किलोमीटर तक। इसके अलावा हमने हिंदुस्तान में भी कुछ ड्रिलिंग किया है। तीसरा क्या है? तो वॉल्केनिक एरप्शन। ये क्या है? तो ये है डायरेक्ट सोर्स, ठीक है।
ये भी डायरेक्ट सोर्स है, ये सारे के सारे डायरेक्ट सोर्स हैं। कैसे? तो देखो, जहाँ से वोल्केनो का इरप्शन होता है ना, वोल्केनो का मतलब क्या हुआ? तो देखो, ये अर्थ है, अर्थ के नीचे से जो चीजें बाहर निकलती है ना वोल्केनो के रूप में, ज्वालामुखी जिसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने मैग्मा कलेक्ट किया है, जो अंदर से निकल रहा है ना, तो उसको कहते हैं लावा। यही लावा अंदर में मैग्मा कहलाता है। तो ये जब बाहर निकलता है तो फिर इसको ले जाके लावा को हम लोग स्टडी करते हैं, और स्टडी करके पता लगाते हैं जो भाई साहब हमारे अर्थ के नीचे है क्या। लेकिन इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना, जो ये नहीं पता चल पाता है, जो ये मैग्मा कितने डेप्थ से ऊपर आया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो इनडायरेक्ट सोर्स क्या क्या है। देखो, सबसे इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें ना, तो सबसे पहली बात, जो हम लोग फिजिक्स का सहायता लेते हैं, हम लोग टेम्परेचर पे निर्भर होते हैं, प्रेशर पे निर्भर होते हैं, डेंसिटी पे निर्भर होते हैं। और ये बात हमें पता होती है, जो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। और इस रेट ऑफ चेंज को मेजर करके हम लोग चीज़ें पता लगाते हैं, जो मैं आगे भी आपको समझाऊंगा। इसके इसके अलावा आप एक बात समझ लो, जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है। और ये एसएससी में पूछा हुआ सवाल है, इसलिए मैंने इसको अलग से यहाँ पे दे रखा है। इसका मतलब ये होता है, जो जैसे जैसे आप जमीन के नीचे जाओगे तो हर हर 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इंक्रीज होता है पर किलोमीटर, ठीक है। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको वेरिएशन भी देखने को मिलता है, लेकिन जब एसएससी ने इसको सही माना है तो हम लोग भी इसको सही मानेंगे, ठीक है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है ना, जो उल्का पिंड भी हमारे जमीन पे गिरता है, यानी कि मीटियोराइट्स भी जमीन पे गिरता है। दोस्तों, म्यूटराइट्स क्या होता है? तो जो उल्का पिंड हमारे जमीन पे गिर जाता है उसको हम लोग म्यूटराइट्स कहते हैं, है ना। जो मीटियोर जो है जमीन पे गिर जाता है तो उसको हम लोग म्यूटराइट्स कहते हैं। देखो, इसके हाथ में ये है और ये आदमी इसमें चुंबक लगा के देख रहा है, जो इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि नहीं, ठीक है। तो आधा साइंटिस्ट वाला काम तो यही कर रहा है। अब ये हमें कैसे इंफॉर्मेशन दे देगा अर्थ के इंटीरियर का? तो याद करो पहले लेसन को, और हम लोगों ने देखा था जो ओरिजिन और इवोल्यूशन जब हुआ था अर्थ का, तो सन, अर्थ, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरोइड्स, ये मीटियोइड्स जो हैं, ये सारे पूरा का पूरा सोलर सिस्टम जो है वो एक ही समय में बना था। तो फिर हमें पता चल जाता है जो भाई अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया। अब बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन स्टडीज की। देखो, पिछले लेसन में हम लोगों ने देखा था जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पोल्स पे ज्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है, ठीक है। और इसी लॉजिक के साथ हम लोग पूरे अर्थ को डिवाइड कर देते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं जो कहाँ पे कितना ग्रेविटेशनल पुल होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी एनोमली। अब इसका मतलब ये हुआ, जो देखो ये है हमारा इंडिया, ये है इंडियन ओशन। अब ओशन पढ़ाएंगे तो फिर चीजें आपको और भी क्लियर होंगी, बस अभी आप यहाँ पे समझ लो, ठीक है। तो ये है इंडियन ओशन। देखो, ये है बे ऑफ बंगाल, ये है इंडियन ओशन और ये है अरेबियन सी। अब यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? तो यहाँ पे ग्रेविटेशन जो है वो कम है। क्यों कम है? तो इसलिए कम है, जो अर्थ के ठीक नीचे, यहाँ पे ठीक नीचे कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि ग्रेविटेशन को अच्छे से सपोर्ट नहीं करती होंगी, इसी कारण से ये एनोमली आई है। अब इसी को हम लोग स्टडी करके ये पता कर लेते हैं जो भाई अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। इसके अलावा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का भी स्टडी करते हैं, ठीक है। यानी कि हम लोग पूरे अर्थ का मैग्नेटिक सर्वे करके देखते हैं, जो कहाँ पे मैग्नेटिक मटेरियल्स ज़्यादा हैं और कहाँ पे कम है, और इससे हमें इंफॉर्मेशन गैदर होती है, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इनडायरेक्ट सोर्स, किसको कहते हैं? तो सिस्मिक एक्टिविटी, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये बात आप समझ लो, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देंगे जो ये सिस्मिक एक्टिविटी जो है ये डायरेक्ट सोर्स है या फिर इनडायरेक्ट सोर्स है, तो ये इनडायरेक्ट सोर्स है, ठीक है। और सिस्मिक एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? तो देखो, जो भी अर्थक्वेक वेव्स है ना, उसको, उसकी पढ़ाई को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और ये जो सिस्मिक एक्टिविटी है ये पूरे के पूरे अर्थ के इंटीरियर का हमें एक पिक्चर बनाकर दे देती है, और ये अभी तक का मोस्ट रिलायबल सोर्स माना गया है, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझते हैं अर्थक्वेक और सिस्मिक वेव्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले समझ लो जो अर्थक्वेक होता क्या है। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल गया होगा, अर्थ यानी कि पृथ्वी, क्वेक यानी कि हिलना, यानी कि पृथ्वी का हिलना। अब जब पृथ्वी हिलती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और वेव्स जो हैं वो सभी डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। और इसी को हम लोग स्टडी करके बताते हैं जो हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीजें हैं। अब सवाल उठता है जो अर्थ ये शेक होता क्या है, क्यों होता है, और क्या पूरा का पूरा अर्थ हिलता है? तो आंसर इज नो, पूरा का पूरा अर्थ नहीं हिलता है। यहाँ पे आपको प्लेट्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में। लेकिन मैं आपको आसान भाषा में कुछ चीजें समझाऊंगा, यहाँ पे हम लोग क्रिस्टल रॉक्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। देखो, ऐसा है, जो
ये है आपका क्रस्ट, ठीक है, यानी कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी हिस्सा जो मिट्टी है ना, वो है एक तरीके का क्रस्ट। इसके ठीक नीचे है मेंटल। मेंटल जो है ना, ये सेमी सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पे मतलब प्लास्टिक टाइप लिक्विड है, और इसी पे ये पूरा का पूरा क्रस्ट तैर रहा होता है, ठीक है। और सबसे नीचे है कोर। इंटीरियर ऑफ अर्थ का ये मोटा मोटा डिवीजन है, इतना आप समझ लो। इसका फर्दर डिवीजन भी होगा जो हमें पढ़ना है, आगे पढ़ेंगे। अब ये जो क्रस्ट है ना, इसमें आपको इस तरीके की दरारें होती हैं जो कि फ्रिक्शन के कारण होल्ड पे तो रहती हैं, लेकिन कभी कभी फ्रिक्शन जब लूज होता है तो सडन जर्क के साथ ये नीचे खिसक जाती हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं फॉल्ट। यही जिम्मेदार है अर्थक्वेक का, ठीक है। जैसे ही ये नीचे खिसका, मूवमेंट हुआ, और इतने दूर का शेकीनेस हुआ, जिसे हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं। तो पूरे अर्थ पे नहीं आ रहा है, जहां तक का ये जो क्रस्ट है ना, जितना बड़ा होगा बस, मतलब कुछ दूरी तक ही ये यहाँ पे मूव करेगा, जिसे हम लोग अर्थक्वेक कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से निकलती है सडन एनर्जी, और ये वेव्स चारों तरफ स्प्रेड होते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ चीज आपको समझना होगा। जो देखो, ऐसा है, जो ये है फॉल्ट, यानी कि ये चीज खिसक गई। अब खिसक गई तो यहाँ से एनर्जी निकली। अब जहां से एनर्जी निकली, इसको कहते हैं हाइपोसेंटर, यानी कि फोकस। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ देंगे जो हाइपोसेंटर क्या होता है, इसको आपको एपीसेंटर से कंफ्यूज नहीं होना है। अक्सर न्यूज में एपीसेंटर सुनाई देता है, तो हमें एपीसेंटर और हाइपोसेंटर का डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। एपीसेंटर होता फिर क्या है, तो एपीसेंटर ठीक सरफेस पे ये पॉइंट होता है, यानी कि हाइपोसेंटर जो है वो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। और हाइपोसेंटर के ठीक ऊपर सरफेस पे एपीसेंटर होता है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टली अबव द फोकस, ठीक है। और ये एरिया जो होता है वो पहला एक्सपीरियंस करता है अर्थक्वेक वेव्स का सरफेस पे। क्लियर है। अब लिथोस्फेयर जो होता है ना, यहीं पे भूकंप आता है, ठीक है। यानी कि ये जो अर्थ क्रस्ट जो है ना, ऊपर का जो रेंज है वो 200 किलोमीटर्स का, इसको हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल काउंट होता है, ठीक है। और सारे के सारे नेचुरल अर्थक्वेक्स जो हैं ये इसी पे आते हैं। क्लियर है। तो आपने समझ लिया फोकस क्या होता है, हाइपोसेंटर क्या होता है, और एपिसेंटर क्या होता है। हाइपोसेंटर को ही फोकस कहते हैं, जो कि जमीन के नीचे होता है, और एपिसेंटर ठीक सरफेस पे होता है। ये डिफरेंस आपको समझना होगा। चलिए एक सवाल देख लेते हैं जो इस बार सीडीएस में पूछा गया था 2022 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर टर्म यूज्ड फॉर फोकस इन रिलेशन टू एन अर्थक्वेक। जैसा कि हम लोगों ने देखा हाइपोसेंटर। अब यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ों को पढ़ा है, और यहाँ पे आप सवाल देख रहे हैं, तो ये सवाल शायद आपको आसान लग रहा होता है, लेकिन एग्जाम में ऐसी चीज़ें काम नहीं करती हैं, आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी बार आप रिवाइज करते रहोगे चीज़ों को, उतना बेटर है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक वेव इज नोन एज, क्या कहेंगे इसको, फोकस कहेंगे, यानी कि हाइपोसेंटर कहेंगे, ठीक है। तो एपिसेंटर पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है। ये सवाल था आपका एनडीए में 2021 में पूछा गया था। चलिए एक और सवाल है जो कि एनडीए का ही सवाल है, उससे देख लेते हैं। एनडीए में एक बार आपको अर्थक्वेक से सवाल जरूर रहेगा, है ना। तो चलिए, हाइपोसेंटर इज द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ नियरेस्ट टू द फोकस। सरफेस पे रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहला स्टेटमेंट गलत। जितने पहले वाले हैं काट दो, ठीक है। तो दो चले गए, अब या तो होगा दो या तीन, या फिर होगा तीन, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए। पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब ये पी वेव क्या होता है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन ये ऑप्शन तो सही होगा ही होगा, क्योंकि हमने देखा है जो अभी यही ऑप्शन बच रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग मान लेते हैं सही। पी वेव्स के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। देखते हैं आपको सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है जो वेलोसिटी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स इज लाइटर इज हायर इन द डेंसर मटेरियल्स। बिल्कुल सही बात है। भूकंप की जो तरंगे होती है ना, वो घने पदार्थों में अधिक होती हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे इन सभी चीजों को। अब यहाँ पे हम लोगों ने पी वेव्स की बात की है, तो चलिए वेव्स को भी देख लेते हैं क्या चीज है। तो देखो, जब अर्थक्वेक आता है ना, तो दो तरीके के मेन वेव्स होते हैं। एक होता है बॉडी वेव्स, और एक होता है सरफेस वेव्स। नाम से क्लियर हो जाना चाहिए। बॉडी वेव्स का मतलब यह है जो पूरे के पूरे अर्थ, यानी कि पूरे के पूरे बॉडी में ये मूव करेगा, मतलब ये वेव
चल लेगी, ठीक है। सरफेस वेव का मतलब यह है जो ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे ही ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब इसके भी कुछ कुछ प्रकार होते हैं। देखो, सिस्मिक वेव की बात करें तो बॉडी वेव, सरफेस वेव। बॉडी वेव की बात करें तो एक लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है जिसको हम लोग पी वेव कहते हैं, और एक होता है ट्रांसवर्स वेव जिसको हम लोग एस वेव कहते हैं, ठीक है। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो अलग तरीके से मूव करेगी, ट्रांसवर्स वेव है जो अलग तरीके से मूव करेगी, वो हम लोग अभी देखेंगे। इसके अलावा सरफेस पे जो वेव होती है वो एक है रॉले वेव और एक है लव वेव्स। एनसीईआरटी में सिर्फ एल वेव्स के बारे में दिया गया है, और यहाँ पे सिर्फ पीएसएल वेव्स के बारे में बताया गया है, यानी कि पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स, ये तीनों बताए गए हैं। लेकिन आपको रेले वेव भी पता होना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे भी सवाल पूछे जाते हैं। अब सवाल उठता है जो इन वेव्स को मेजर कैसे करते हैं, तो इसके लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। और ये क्या करता है, जो इन वेव के पैटर्न्स को नोट करता है, रिकॉर्ड करता है, ठीक है। और ये कर्व्स जो है ना, जो जनरेट होते हैं वो तीन डिस्टिंक्ट सेक्शंस को दिखाते हैं, और हर जो सेक्शन है वो डिफरेंट वेव को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे इस चीज को समझना होगा। सबसे पहले आता है पी वेव। देखो, ये सिस्मोग्राफ पे ये ग्राफ जनरेट हुआ है, सबसे पहले आया पी वेव, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट के बाद यहाँ से एस वेव आना शुरू हुआ, ठीक है। और फिर ये जो दो हैं क्लासिफिकेशन, ये हैं बॉडी वेव के, यानी कि जो बॉडी के अंदर ही चीजें हो रही हैं। फिर ये वेव आ जाता है सरफेस पे, और सरफेस वेव, और सरफेस वेव पे देख रहे हो कितना बड़ा वेरिएशन है, यानी कि इतनी ज्यादा तबाही लेकर आता है। सबसे ज्यादा तबाही सरफेस वेव ही लेकर आता है। ये क्या है इमेज, तो ये है सिस्मोग्राफ। अब कभी कभी क्या होता है ना, जो स्कूल में बताते हैं जो सिस्मोग्राफ टाइप बनाओ क्या करना है, तो बस यही है, जो ग्लास में कुछ सिक्के डाल दिए गए हैं और इसके नीचे पेन डाल दिया गया है, ठीक है। और नीचे से पेपर कोई बच्चा खींच रहा होगा इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इसको शेक किया जाता है, ठीक है। जैसे ही आप शेक करोगे तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ज्यादा शेक करोगे तो ज्यादा ग्राफ बनेगा, कम शेक करोगे तो कम ग्राफ बनेगा। यानी कि अर्थ में भी अगर ज्यादा शेकीनेस आएगा तो वो ज्यादा आपको वेरिएशन दिखाएगा, और जब कम शेकीनेस होगा तो कम वेरिएशन दिखाएगा, ठीक है। तो इसी वेरिएशन को देख के हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं जो कौन सा बॉडी वेव है और कौन सा सरफेस वेव है। और वैसे भी बॉडी वेव पहले आता है, उसके बाद सरफेस वेव आता है। अब जरा बॉडी वेव के क्लासिफिकेशन को पढ़ लो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे सवाल पूछते हैं। याद करने की ट्रिक ये है, जो पी फॉर पास, एस यानी कि एस फॉर सॉलिड। अब ये क्या होता है आगे आपको पता चलेगा। पी का मतलब होता है प्राइमरी वेव्स। डायरेक्शन कैसे होता है, तो इस तरीके का डायरेक्शन होता है, ठीक है। और पी वेव जो होते हैं वो क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल होते हैं या फिर ट्रांसवर्स होते हैं। तो हम लोगों ने देखा जो पी वेव्स जो होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, ठीक है। इस डायरेक्शन में इनका प्रोपोगेशन होता है, फास्टेस्ट होता है, मतलब ये सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचते हैं, ठीक है। फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस। पृथ्वी पे तो होते ही हैं, मतलब सरफेस पे पहली सबसे पहले पहुंचते हैं, ठीक है। यही कारण है जो इनको प्राइमरी वेव्स कहा जाता है, ठीक है। और ये साउंड वेव की तरह काम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है पी वेव्स की, जो ये गैस, सॉलिड, लिक्विड तीनों मटेरियल्स के थ्रू पास कर सकते हैं। यही कारण है पी फॉर पास, आपको याद रखना है, ठीक है। पूछते हैं सवाल। इसके अलावा जो ये पैरेलली मतलब वेव के डायरेक्शन में वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जब ये वेव्स पास होते हैं ना, तो फिर जो मटेरियल है इसमें स्क्वीजिंग और स्ट्रेचिंग देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये सारी की सारी खूबी किसकी है, तो बॉडी वेव्स में पी वेव्स की। अब बॉडी वेव्स में एस वेव के बारे में बात करते हैं। अक्सर लोग एस वेव और सरफेस वेव में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। बॉडी वेव मतलब पी वेव, एस वेव और अलग से एक सरफेस वेव होता है, ठीक है। तो टोटल पी एस एल इतना आपको पढ़ना है। एक एक्स्ट्रा है रैले वेव, वो भी हम लोग देख लेंगे। अब बात कर लेते हैं एस वेव्स के बारे में, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ये पी वेव्स से स्लोअर होता है, यानी कि पी वेव्स के बाद आएगा, ठीक है। ये क्लियर है। टाइम लैग आपको देखने को मिल जाएगा, और इसीलिए इसको सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड मटेरियल में ही देखने को मिलता है, ठीक है। और इसीलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर का अंदाजा लगाएंगे, आगे भी लगाएंगे। ये बात आप समझ लो कैसे करेंगे, देखना जरूरी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर सवाल पूछते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो वेव है वो कैसे मूव करता है, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से मूव होता है। यानी कि जो भी वाइब्रेशन होगा वो वेव के डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली ऐसे होगा, यानी कि ये सरफेस पे इस तरीके का वेव क्रिएट करता है, ठीक है। यानी कि ट्रॉफ्स एंड क्रेस्ट मटेरियल में देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं
उन दो हरामखोर वेव्स के कारण जो तबाही आती है, ठीक है, यानी कि सरफेस वेव्स, रेले वेव्स और लव वेव्स। देखो रेले वेव्स जो होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, और लव वेव्स ये भी अच्छा खासा डिस्ट्रक्टिव होता है, लेकिन रेले वेव्स ज़्यादा होता है। देखो रेले वेव्स जब आएंगे ना तो इस तरीके का गोल सर्कुलर मोशन देखने को मिलेगा सरफेस पे, ठीक है। लव वेव्स जो होता है वो हॉरिजॉन्टल शेकिंग तो होता ही होता है, साइड टू साइड शेकिंग भी देखने को मिलता है, ठीक है। और दोनों नुकसानदेह होता है, दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहले कौन आता है? तो पहले आता है लव वेव, और ये नुकसान करता है, और जो बचा खुचा होता है वो रेले वेव्स आके तबाही मचा के चला जाता है। दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने पढ़ लिया बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, ठीक है। बॉडी वेव्स में आपने पढ़ लिया पी और एस वेव्स। पी जो है पी फॉर पास, यानी कि ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ये वेव मूव कर जाता है। और एस वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड पे ही मूव करता है। इसके अलावा सरफेस वेव के बारे में बात करें तो ये सरफेस पे ही ट्रेवल करता है। क्लियर है? और ये आपको जरूर पता होना चाहिए, जो पी वेव प्राइमरी वेव होता है, क्यों सबसे पहले आता है। एस वेव सेकेंडरी वेव होता है, यानी कि मिनट के लैग के बाद ये आता है, ठीक है। और सरफेस वेव यानी कि भीषण तबाही लेकर आता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग सिस्मिक शैडो जोन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे एसीपी प्रद्युमन है, ठीक है। ये कैरेक्टर आपको शायद पता होगा, सीआईडी का कैरेक्टर है। और ये कह रहे हैं कुछ तो गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं जो वेव्स जो है ना, ये आपको निकला कहाँ से निकला? तो जहाँ से फोकस है इसका अर्थक्वेक का, यानी कि हाइपोसेंटर से निकला और हर एक डायरेक्शन में निकला, ठीक है। लेकिन ये अर्थ के ठीक नीचे तक नहीं पहुंचा, कुछ नहीं पहुंचा। तो फिर इन्होंने देखा जो भाई डिफरेंस कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो इन्होंने सिस्मिक शैडो जोन के बारे में पता किया। उन्होंने ये बताया जो कुछ अर्थक्वेक वेव्स जो हैं वो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे नीचे में, ऊपर से चले हैं नीचे रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं, और इसी कारण से यहाँ पे शैडो जोन आ जा रहा है, ठीक है। इससे क्या पता चलता है? तो हमारे अर्थ का इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलता है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पी वेव के शैडो जोन की, यानी कि इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो पी वेव्स जो प्राइमरी वेव्स होते हैं ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये जब चले थे यहाँ से हाइपोसेंटर से, जब चले थे नीचे आने के बाद ये रिफ्रैक्ट कर गए। रिफ्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ जो मीडियम में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि लिक्विड आउटर कोर जो है ना वो इनको रिफ्रैक्ट कर दे रहा है। फिर से ये बाहर आते हैं, फिर लिक्विड आउटर कोर में ये फिर ये सॉलिड में घुसते हैं, ठीक है। फिर इनका रिफ्रैक्शन हो जाता है और नीचे में वेरिएशंस देखने को मिलता है। और इस रिफ्रैक्शन के कारण देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक के बीच में पी वेव का शैडो जोन क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्ट हो जाता है और यहाँ पे कोई वेव रीच ही नहीं कर पाती है। तो फिर यहाँ पे सिस्मोग्राफ जो लगा हुआ था वो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था, यहाँ भी लगा हुआ था कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, यहाँ पे कर ले रहा था, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया पी वेव के बारे में। अब समझो एस वेव के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे इसका शैडो जोन और भी बड़ा था। देखो पी वेव्स में यहाँ तो चीजें रिकॉर्ड हो जा रही थी, लेकिन आपको एस वेव का जो शैडो जोन है वो 105 के बाद रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है। और एस वेव का जो शैडो जोन होता है वो 40% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करता है, ठीक है। यानी कि 105 डिग्री के बियॉन्ड जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा है। इससे क्या पता चलता है हमें? तो देखो एस वेव जो होता है वो सॉलिड में ही ट्रेवल करता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से चीजें सॉलिड नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है जो अर्थ का जो कोर है उसका जो बाहरी हिस्सा जो है वो है आपको लिक्विड, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जो अर्थ का आउटर कोर जो है वो लिक्विड है। क्लियर है? तो ऐसे हमें पता चलता है। चलिए एक सवाल देख लेते हैं। सवाल ये कह रहा है जो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द अर्थक्वेक शैडो जोन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। भूकंप छाया क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प चुनिए, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है द शैडो जोन ऑफ वन अर्थक्वेक इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द शैडो जोन ऑफ अनदर अर्थक्वेक। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? तो देखो ये रहा, यहाँ पे ये अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ और ये वेव्स जो हैं बॉडी वेव्स ट्रेवल होना शुरू हुई। अगर ये यहाँ पे होगा तो ये शैडो जोन बदल जाएगा, शैडो जोन यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यही पूछा जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, टोटली डिफरेंट है। दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। सिस्मोमीटर्स रिकॉर्ड बोथ पी एंड एस वेव्स एट द डिस्टेंस आउट ऑफ 105 डिग्री फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर। आप ही बताओ जो सेस्मोमीटर जो होता है क्या ये दोनों को ये रीड करता है, पी और एस वेव को? नहीं, ऐसा नहीं है।
प्राइमरी वेव जो होते हैं वो तो पास कर जाता है बेचारा, सेकेंडरी वेव जो होता है वो आपको शेडो जोन सबसे बड़ा क्रिएट कर देता है। इसके अलावा ये प्राइमरी वेव जो होता है वो भी 105 से 140 डिग्री के बीच में, 145 डिग्री के बीच में शेडो क्रिएट करता है दोनों साइड। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, यानी कि पहला स्टेटमेंट है सही, दूसरा स्टेटमेंट है गलत। चलिए अब हम लोग समझते हैं जो अर्थक्वेक के टाइप्स कितने होते हैं। तो देखो, एक तो होता है टेक्टोनिक, जो कि सबसे मोस्ट कॉमन होता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो जो फॉल्ट हमने अभी समझा था ना, अर्थ क्रस्ट का जो फॉल्ट होता है, ठीक है, उसका मूवमेंट होता है, इसको हम लोग कहते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो प्लेट्स जो होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्लेट्स। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। इसके अलावा जहाँ पे वॉल्केनोज होती है ना, वहाँ पे भी वॉल्केनिक अर्थक्वेक देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जब हम लोग माइनिंग करते होते हैं तो फिर अगर माइनिंग की दीवार कोलैप्स कर जाती है, ठीक है, तो इसके कारण भी ट्रेमर आता है और इसके कारण भी अर्थक्वेक छोटा मोटा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपने माइनिंग में भी बम फोड़ दिया या फिर आपने बम फोड़ा किसी भी तरीके का, तो उस प्लेट में हलचल देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा रेजर्वोयर इंड्यूस्ड भी होता है, यानी कि वाटर प्रेशर के कारण लार्ज रेजर्वोयर में अर्थक्वेक्स देखने को मिलता है। यही कारण है जो हम लोगों ने कोयना डैम के पास अपना पहला ओपन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि देखने जा रहे हैं जो भाई ये कोयना डैम में जो पानी रिजर्वोयर जो है, क्या यही कारण है अर्थक्वेक का। ठीक है, तो इन सभी चीजों को समझने के लिए हम लोगों ने ड्रिलिंग करना स्टार्ट किया। तो ये हैं आपको 5 प्रकार के अर्थक्वेक जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं जो अर्थक्वेक को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। दोस्तों, सिस्मोग्राफ पे चीजें मेजर हो रही हैं वो तो आपने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी को मेजर करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही पूछा जाता है। मैग्नीट्यूड को नापने के लिए हम लोग रिक्टर स्केल का इस्तेमाल करते हैं, और इससे हमें क्या पता चलता है जो कितनी एनर्जी अर्थक्वेक से रिलीज हो रही है, और इसको हम लोग 0 to 10 के स्केल में नापते हैं। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ना वो लॉगरिथमिक वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ, जैसे जैसे चीजें 0 से 10 की ओर जाएंगी तो ये मोर डिस्ट्रक्टिव होती चली जाएंगी। अभी तक जो है ना 9 स्केल तक ही जाते जाते समझो बहुत बड़ा उथल पुथल देखने को मिल जाता है। ठीक है, इसके अलावा माइनर, स्मॉल, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग, मेजर, ग्रेट, यानी कि लॉगरिथमिक वैल्यू है। देख रहे हो किस तरीके से एक्सपोनेंशियली आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर 7 रिक्टर स्केल पे भूकंप आ गया तो इतनी तबाही होगी ना जो मत पूछो। 8 की तो बात ही मत करो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंटेंसिटी स्केल की। इसको हम लोग मर्केली स्केल भी कहते हैं, और ये एक इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट थे मर्केली, उनके नाम पे ये रखा गया था। और इनका कहना था ये कहना था जो कितना विजिबल डैमेज हुआ है इसको हम लोग मेजर करेंगे। इनका चार्ट थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। देखो जैसे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 प्लस मतलब 12 तक कैटेगरी बना रखा है। और ये देख रहे हैं जो भाई 1 का मतलब जो फील भी नहीं हुआ, अर्थक्वेक आया और नहीं हुआ, और 10 प्लस का मतलब हुआ एक्सट्रीम। ठीक है, तो यानी कि ये डिस्ट्रक्शन पे मैटर करता है। तो ये इफेक्ट और डिस्ट्रक्शन यानी कि इंटेंसिटी पे फोकस करता है, और रिक्टर स्केल जो है वो मैग्नीट्यूड पे फोकस करता है। ये बात आपको समझना होगा। अब अर्थक्वेक का क्या क्या इफेक्ट होता है, तो देखो एनसीईआरटी में दिया है, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये भी सवाल पूछ देते हैं। तो क्यों मार्क्स आप छोड़ोगे, चीजों को समझ लो, वही बेटर है। ठीक है, अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा, तो ग्राउंड शेकिंग होगी, बिल्डिंग हिलेंगे, बिल्डिंग गिरेंगी, रोड में क्रैक आएगा। इसके अलावा सरफेस में रप्चर होता है, वो भी हमें पता है, और लैंड का डिस्प्लेसमेंट भी हो जाता है। इसके अलावा ग्राउंड जो है वो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ भी हो जाता है। इसके अलावा ये तो थे सारे के सारे डायरेक्ट इफेक्ट। इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या होते हैं, तो सुनामीज आती है। सुनामी कहाँ पे आएगी, तो ये आएगी ओशन में। ठीक है, समंदर के अंदर में अगर मान लो एपिक सेंटर है, ठीक है, एपी सेंटर अगर समंदर के नीचे है और भूकंप आ रहा है 5 रिक्टर स्केल से ज्यादा, तो ये भी कंडीशन होता है। ठीक है, तो ये सुनामी ट्रिगर कर सकता है। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है वो सुनामी को ट्रिगर कर सकता है। अब सुनामी जो है वो डिवास्टेटिंग तब हो जाएगा जब सामने कोई बीच होगा या फिर कोई शहर बसा होगा, और इसी आसपास अगर कोई एपी सेंटर हुआ, ठीक है, तो फिर ये पानी का वेव इतना ऊंचा हो जाएगा, समझो बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स से भी ऊपर पानी का वेव हो जाएगा, और ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन करेगा। बहुत ही बड़े फोर्स के साथ ये पानी शहर में घुसता है, जिसको हम लोग सुनामी कहते हैं। कुछ दिन पहले आया था हमारे भारत में, बहुत तबाही मचा के गया था, है ना। इसके अलावा लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस होते हैं। एवलांचेस का मतलब बर्फ का खिसकना। ठीक है, यानी कि देखो ये माउंटेन है, इस पे बर्फ पड़ रही है और ये टिकी हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा सा भी ट्रेमर आएगा, थोड़ा सा भी वाइब्रेशन होगा तो ये बर्फ नीचे खिसकेगी और नीचे आके गिरेगी, इससे एवलांच आता है। ठीक है, इसके अलावा सॉइल लिक्विफैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। देखो लिक्विफैक्शन क्या होता है,
तो जैसे मान लो ये अर्थ है, इसके नीचे में बालू है, ठीक है, और ये हमारा हिसाब किताब ठीक ठाक है, सब कुछ टिका हुआ है। लेकिन जब अर्थक्वेक आएगा तो ये सारी चीजें हिलेंगी, और यहाँ पे जो अर्थ है ना, वो आपको लिक्विड की तरह बिहेव करेंगी, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं लिक्विफैक्शन, ठीक है। तो यही कारण है जो अक्सर जब भूकंप आता है तो लोगों को लगता है जो वो प्लेट जो है ना, जिसपे वो टिके हुए हैं, खड़े हैं, ठीक है, वो शेक तो हो रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद ये इस तरीके से हिलता हुआ स्मूथली नजर आता है, ठीक है। इसके अलावा ग्राउंड लर्चिंग भी होता है, जिस तरीके से आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हो वही है, बस ग्राउंड लर्चिंग, ठीक है। इसके अलावा फायर्स भी आ जाते हैं कहीं कभी, मतलब गैस पाइपलाइन फट गया, वहां से आग लग गई, ये सारी चीजें भी सेकेंडरी इनडायरेक्ट इफेक्ट हैं। कभी डायरेक्ट इफेक्ट पूछ देंगे, कभी इनडायरेक्ट इफेक्ट पूछ देंगे, तो ये फ्री के मार्क्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी होता है, जो आप स्क्रीन को पॉज करके पढ़ लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी। चलिए, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, आपको ये डेटा याद होना चाहिए। देखो, ये हमारे अर्थ का ऊपरी जो परत है ना, इसको जिसको हम लोग भूपर्पटी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में क्रस्ट कहते हैं, ये मात्र पूरे अर्थ का 1% बाई वॉल्यूम है। क्लियर है? और उसके अलावा सबसे बड़ा एरिया कौन सा कवर करता है, तो मेंटल, यानी कि 84% बाई वॉल्यूम। ये जो एरिया है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं मेंटल, ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है। इसके अलावा कोर जो है वो 15% बाई वॉल्यूम है। पूछते हैं सवाल, पता होना चाहिए। अर्थ का रेडियस कितना है, तो 6370, कहीं पे 6371 दिया रहता है। क्रस्ट क्या होता है, तो क्रस्ट होता है सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, यानी कि ये ब्रिटल इन नेचर का होता है। यही कारण है जो अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है। ब्रिटल का मतलब क्या हुआ, जो टूटने वाला हो, है ना। इसके अलावा थिकनेस का वेरिएशन देख लो क्या होता है। ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो 5 किलोमीटर का एवरेज होता है इसका थिकनेस का, ठीक है। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो ज्यादा थिक होता है, यानी कि 30 किलोमीटर का एवरेज होता है, ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 6 में इसको 35 किलोमीटर दिया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है। माउंटेन रीजन्स में ये ज्यादा थिकर होता है, अप टू 70 किलोमीटर होता है, ठीक है। अब ये दोनों जो अर्थ क्रस्ट पे देखो, यहाँ पे इस इमेज को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। नीचे में है ओशियनिक क्रस्ट, ठीक है, ऊपर में है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, जो ओशियनिक क्रस्ट पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट तैर रहा है, इस तरीके से तैर रहा है। क्यों तैर रहा है, क्योंकि दोनों के डेंसिटी में डिफरेंस है। पूछते हैं सवाल, देखो, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो 2.7 इसका डेंसिटी है, और जो ओशियनिक क्रस्ट है उसका डेंसिटी है 3, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, यही कारण है जो आपको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है वो ओशियनिक क्रस्ट पे तैरता हुआ नजर आता है। क्लियर है? अब ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ये लाइटर रॉक से बना हुआ होता है। क्यों लाइटर से बना हुआ होता है, तो याद करो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, पिछले के पिछले लेक्चर में जब हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा था, तो देखा था जो डिफरेंशिएशन हुआ था, यानी कि हेवियर मेटल जो था वो कोर के पास खिसक गया, और जो लाइटर था वो ऊपर आ गया था, है ना। तो इसी डिफरेंशिएशन के कारण जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो हल्का होता है, ठीक है। मीन डेंसिटी मात्र 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रेनाइट रॉक आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिलिका और एल्यूमिनियम रिच होता है, जिसको हम लोग सीएल कहते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। इसके अलावा ओशियनिक क्रस्ट के बारे में बात करें तो ये थोड़ा सा हेवियर रॉक से बना हुआ होता है, ठीक है। और यहाँ पे डेंसिटी जो होती है वो 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। और मेन यहाँ पे रॉक जो होता है वो होता है बसैल्ट। ग्रेनाइट और बसैल्ट दोनों याद कर लेना, ठीक है। ग्रेनाइट जो है वो आपको क्रस्ट पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट पे, और ओशियनिक क्रस्ट पे आपको बसाल्ट देखने को मिलेगा। अब ये कहाँ से बसाल्ट जनरेट होता है ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। अब ये जो रॉक होता है ना, यहाँ पे सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि ओशियनिक क्रस्ट जो है वहाँ वहाँ पे सीमा, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। पूछते हैं सवाल, तो अब आप इसको यहाँ पे इमेजिन करो, ये रहा आपका ओशियनिक क्रस्ट, ऊपर में है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब इन दोनों के बीच में जो एक तरीके का डिसकॉन्टिन्यूटी है, यानी कि जो डिफरेंस है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कॉनरैड डिसकॉन्टिन्यूटी। क्लियर है? और ठीक नीचे आपको ओशियनिक क्रस्ट के ठीक नीचे है मेंटल। अब मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है इसको हम लोग कहते हैं मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। सवाल पूछते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या क्या पता होनी चाहिए, तो कॉनरैड डिसकॉन्टिन्यूटी, मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी, रिपेटी, गुटेनबर्ग और लेमैन। याद कैसे रखेंगे, तो ऐसे याद रख लेना, कल मोहन रेखा को गुलाब देगा, कॉमन है सभी जगह, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। शॉर्ट में याद रखना है तो ऐसे याद रख लेना,
कॉमर गुल, ये आपको अरेंजमेंट बता देगा। जो सबसे ऊपर में कॉनरेड है, मोहो, रिपेटी, गुटेनबर्ग और लेमन, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कॉमर गुल यानी कि कमरिया गोल गोल घूम रही है, ऐसे याद कर लो, किसी भी तरीके से याद कर लो, याद कर लो। लेकिन ये आपको उतना काम नहीं आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सवाल ऐसे नहीं पूछते हैं जो कौन सा ऊपर आता है कौन सा नीचे आता है। पूछ देंगे जो कौन से के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, जिसको कॉनरेड कहते हैं, किसको मोह कहते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे चीजें दूसरे तरीके से पढ़नी होगी, ठीक है। वैसे ये ट्रिक भी याद कर लो, जब याद हो रहा है तो याद कर ही लो, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, जो ये अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो सेपरेट कर रहा है कॉनरेड, इसको कैसे याद रखोगे? तो दोनों में सीसी है, ठीक है। यानी कि क्रस्ट की बात हो रही है तो यानी कि ट्रिपल सी, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो यानी कि क्रस्ट, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम लोग कहते हैं कॉनरेड। ये याद हो गया तो फिर चीजें और भी आसान हो जाएंगी। सबसे ज्यादा सवाल मोह डिसकंटिन्यूटी से पूछते हैं, जो कि क्रस्ट और मेंटल का बाउंड्री है, एमसीएम, इसको याद कर लेना, ठीक है। यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोह डिस्कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो एमसीएम या फिर सीएमएम कैसे भी याद कर लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ रिपेटी। रिपेटी क्या है? तो रिपेटी जो है ना, ये अपर और लोअर मेंटल को सेपरेट करता है। यहाँ इमेज देखो, देखो ये है लोअर मेंटल और ये है ऊपर में अपर मेंटल, ठीक है। तो अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम लोग कहते हैं रिपेटी डिसकंटिन्यूटी। याद कैसे करेंगे? तो रिपीट, यानी कि मेंटल जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है, ऐसे याद हो जाना चाहिए आपको। अब आते हैं गुटेनबर्ग। मोहो डिस्कंटिन्यूटी के बाद सबसे ज्यादा सवाल गुटेनबर्ग से पूछते हैं। ये क्या है? तो मेंटल और आउटर कोर के बीच का डिस्कंटिन्यूटी को हम लोग गुटेनबर्ग कहते हैं। कैसे याद रखेंगे? तो ओ माई गुटेनबर्ग, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? तो ओ का मतलब हुआ आउटर कोर, एम वाई यानी कि मेंटल, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिस्कंटिन्यूटी है, इसको हम लोग गुटेनबर्ग कहेंगे। तो जैसे ओ माई गॉड कहते हैं ना, उसी तरीके से ओ माई गुटेनबर्ग, ठीक है। और उसके बाद लेमैन। लेमैन क्या है? तो इनर कोर और आउटर कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है, इसको हम लोग लेमैन कहेंगे, ठीक है। ये हमारी तरह है, ठीक है। यानी कि अंदर से सख्त है। एक मैन जो होता है ना, वो अंदर से सख्त होता है, ठीक है, और बाहर से नर्म होता है, ठीक है। यानी कि बाहर से लिक्विड होता है, पिघला हुआ होता है। तो यहाँ मैं पिघल गया, यहाँ पे मैं सख्त हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे है सख्त लौंडे और यहाँ पे पिघले हुए लौंडे। बस इतना याद कर लेना, काम आपका चल जाएगा। तो लेमैन आपको आसानी से पता चल गया होगा, ओ माई गुटेनबर्ग भी पता चल गया होगा, ठीक है। रिपीट ही रिपीट हो रहा है। मोहो सबसे ज्यादा सवाल पूछते हैं, कॉनरेड जो है वो क्रस्ट के बारे में बात हो रही है। इतना अगर आपने समझ लिया तो डिसकंटिन्यूटी से कोई भी सवाल आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। अब इस बार एक बार इस इमेज को देख लेना, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो लिथोस्फीयर जो है ना, इसमें क्या होता है? तो ऊपर का अर्थ क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ठीक है। अब ये जो अर्थ क्रस्ट जो है, इसका डिसकंटिन्यूटी जो है, इसको हम लोग कहते हैं कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। उसके ठीक नीचे में मेंटल है, यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच में रिपेटी, रिपीट हो रहा है। इसके बाद ओ माई गुटेनबर्ग और उसके बाद लेमैन, यानी कि सख्त लौंडा, जो बाहर से पिघलता है अंदर से सख्त ही रहता है, ठीक है। क्लियर है? तो चलिए, और इसको कैसे याद रखेंगे सीरीज वाइज? तो कमरिया गोल गोल घूम रही है, ठीक है, कमर गुल, या फिर कल मोहन रेखा को गुलाब देगा, ऐसे याद रख लो, काम चल जाएगा। और याद जरूर कर लेना, पूछते हैं सवाल, ठीक है। लास्ट में मैंने एक लिस्ट भी दिया है, उससे भी आप मैच कर लेना वैसे। और लेकिन पूछते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए मेंटल के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो क्रस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। लिथोस्फीयर भी हम लोगों ने समझ लिया। अब मेंटल के बारे में समझ लेते हैं, जो कि 84% अर्थ को कॉन्स्टिट्यूट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे मोहो डिसकंटिन्यूटी देखने को मिलती है, ठीक है। कब से? तो 2900 किलोमीटर डेप्थ से, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। अपर मेंटल को हम लोग एस्थेनोस्फेयर कहते हैं। एस्थेनोस का मतलब होता है, एस्थेनो का मतलब होता है वीक। कहाँ से मिला है इन्फॉर्मेशन? मिला है एनसीईआरटी से, क्लास 11 से, ठीक है। पता होना चाहिए, सवाल पूछते हैं, ठीक है। इस बार के एनटीपीसी में पूछा गया था सवाल, ठीक है। इसके अलावा 400 किलोमीटर का ये डीपनेस मेंटेन करता है स्थेनोस्फेयर। और पूरा का पूरा क्रस्ट जो है वो स्थेनोस्फेयर जैसे प्लास्टिक मटेरियल पे ही तैर रहा होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं सवाल। और जो अंदर से जो मैग्मा निकलता है ना, जो बाहर निकल के लावा बनता है, ये इसका जो स्रोत है, वो सबसे ज्यादा स्रोत है मेंटल। यहीं से ये चीजें बाहर आती हैं। इसका डेंसिटी कितना है? तो 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने एक चीज देखा, जो ये ओशेनिक क्रस्ट से भी ज्यादा डेंसिटी होल्ड कर रहा है, कौन? तो द मेंटल।
क्या ये सॉलिड है, क्या ये लिक्विड है? तो देखो ऐसा है, जो शुरू में तो ये प्लास्टिक लाइक है, ठीक है, फिर धीरे 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 ये सॉलिड होता चला जाता है, लेकिन फिर भी इसमें आपको प्लास्टिक वाला कैरेक्टर देखने को मिलता है मेंटल में, ठीक है, लेकिन कहने को ये सॉलिड है। क्लियर है? ये बात आपको समझनी होगी। देखो ये बात आपको समझनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। देखो मैग्मा किस चीज का बना हुआ होता है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे आपको पेरिडोटाइट रॉक देखने को मिलेगा, जो कि ओलिवाइन मिनरल से बना हुआ होता है, ठीक है, और ये ऑलिव जो होता है ना, जैतून, उस कलर का होता है, ऑलिव कलर का होता है, इसीलिए इसको हम लोग ओलिवाइन कहते हैं। इसी का होता है। इसमें आपको आयरन, मैग्नीशियम और सिलिका प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है। और ये पेरिडोटाइट जो है ना, समझो आपको मेंटल का ऊपर वाला 50% इसी का बना हुआ होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है? चलिए, अब हम लोग लिथोस्फेयर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो हम लोगों ने क्रस्ट के बारे में पढ़ लिया है, तो क्रस्ट और अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल जो होता है ना, ठीक है, ये रहा, उसको हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं। एक बात आपको समझनी होगी, जो एस्थेनोस्फेयर के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, तो एस्थेनोस्फेयर जो है वो लिथोस्फेयर का पार्ट नहीं है। तो ये रहा आपको लिथोस्फेयर, यानी कि क्रस्ट एंड अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, उसके बाद आता है एस्थेनोस्फेयर। क्लियर है? ये बात आपने समझ ली, तो बहुत अच्छी बात है। और मतलब लिथोस्फेयर का मतलब क्या हुआ? तो रिजिड आउटर लेयर, रेंज क्या होता है? तो 10 से 200 किलोमीटर, एवरेज है इसका 100 किलोमीटर्स का, ठीक है। लोअर मेंटल क्या होता है? तो एस्थेनोस्फेयर के ठीक नीचे लोअर मेंटल होता है। तो ये सारी कहानी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। लिथोस्फेयर क्या होता है, उसके ठीक नीचे देखो यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है मेंटल, तो मेंटल तो पूरा पार्ट है, लेकिन लिथोस्फेयर में एस्थेनोस्फेयर नहीं आता है, ठीक है, लेकिन अपर मेंटल इसके ठीक ऊपर है, ठीक है, फिर नीचे में लोअर मेंटल है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, लाइज बिलो द एस्थेनोस्फेयर। छोटी छोटी बातें हैं जो कभी भी सवालों में आपको फंसा देंगी। सबसे बेटर ये है, जो इस इमेज को आप एक बार खुद से बना लेना, और ये कर लेना, लेबलिंग कर लेना, चीजें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। अब ये जो लोअर मेंटल जो होता है ना, ठीक है, ये जो लोअर मेंटल है, ये आपको सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बहुत ही हाई डेंसिटी होती है कंपेयर टू अपर मेंटल। क्लियर है? कोर के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल के ठीक नीचे है कोर, 2900 किलोमीटर डेप्थ तक। कंपोजिशन क्या है? बहुत ही हैवी मटेरियल। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन हुआ था, आयरन और निकल जो है वो नीचे जाके सेटल हो गया था ज़्यादा मात्रा में। वैसे तो आयरन और भी जगह है, लेकिन सबसे हमारा जो कोर है ना, वो है निकल और आयरन का, ठीक है, जिसको हम लोग नीफे लेयर कहते हैं। तो हमने एक चीज़ देखा, सियाल, सीमा एंड नीफे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। सीएल यानी कि अर्थ क्रस्ट, सीमा यानी कि ओशन क्रस्ट, है ना, और नीफे यानी कि निकल और फेरम यानी कि हमारा अर्थ का कोर, ठीक है। आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है। और आउटर कोर किसका बना हुआ होता है? निकल और आयरन का। इनर कोर क्या है? तो वो सॉलिड है, किसका बना हुआ होता है? निकल और आयरन का। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो ऐसा है, जो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर इतना हाई हो जाता है, जो इसको लिक्विड स्टेट में आने ही नहीं देता है इनर कोर को। यही कारण है जो हमारा इनर कोर जो है वो सॉलिड है, ठीक है, लेकिन आउटर कोर जो है वो लिक्विड है, ठीक है। और ये आउटर कोर और इनर कोर के बीच में फिर जनरेट होता है मैग्नेटिज्म। क्यों? क्योंकि ये जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, यानी कि ये मूव कर रहा होता है, और इसी मूवमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, जो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पे डेंसिटी का वेरिएशन देखो। आपको मेंटल कोर का जो बाउंड्री है, यहाँ पे 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का डेंसिटी है, लेकिन जब अर्थ के सेंटर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का डेंसिटी हो जाता है। तो कितना बड़ा डेंसिटी का डिफरेंस हो गया, देख रहे हो? ठीक है, तो इतना ज़्यादा, मतलब समझो वहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर रहता है, जो उसको कोर को हमें लिक्विड में होने ही नहीं देता है, वो सॉलिड ही रह जाता है। तो हम लोगों ने देखा, जो आपको जो मोशन होता है लिक्विड आयरन में आउटर कोर में, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम ये है, जो देखो सन से जो ये सोलर विंड्स निकल रहे हैं ना, और कॉस्मिक रेडिएशन निकल रहे हैं, तो ये हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये बच के निकल जाते हैं हमसे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, हम लोग सोलर विंड और सोलर फ्लेयर्स जो हैं उसको अवॉइड कर पाते हैं, ऑल ड्यू टू अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, तो यहाँ से ये हमें रोक लेता है। तो एक तरीके से एक शील्ड का काम करता है, ठीक है, इनविजिबल शील्ड का काम करता है। समझ में आया?
दोस्तों अब जब हम लोग आगे ज्योग्राफी में पढ़ेंगे ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ये क्या होता है? तो देखो ये जो सोलर फ्लेयर्स है ना, यहाँ पे आए टकराए, ठीक है, और ये प्रोटेक्ट हो गया, यहाँ पे प्रोटेक्ट हो गए, लेकिन यहाँ पे घुस सकते हैं, तो फिर यहाँ पे बहुत ही अंदर तक आ जाते हैं सोलर फ्लेयर्स, और ये एक तरीके की रोशनी पैदा करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑरोरा बोरियालिस। कहाँ पे कहते हैं? तो ये नॉर्थ पोल पोल में। सिमिलर चीजें यहाँ पे साउथ पोल में भी होती है, इसको कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। ठीक है, तो ये एक तरीके का लाइट होता है, आप गूगल करना आपको पता चलेगा। वैसे हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इस चीज को मैं आपको दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी, ठीक है। अरोरा बोरियलिस को नॉर्दर्न लाइट भी कहते हैं, ठीक है। एक तरीके से कलरफुल लाइट का ना वेव दिखेगा आपको चारों तरफ आकाश में। अब मैग्नेटिक पोल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है ना, और ये जो साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये फिक्स नहीं होता। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात हो रही है, ठीक है। वैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बात हो रही है। कई बार ये फ्लिप कर चुका है, और ये अक्सर स्टेटमेंट वाले सवालों में देखने को मिल जाता है। स्टेटमेंट दे देंगे जो अर्थ का मैग्नेटिक पोल जो है वो फ्लिप होता है। अब आपको लगेगा ये कभी होता ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, होता है, ठीक है, बहुत बार हो चुका है। दोस्तों अब कुछ मोटे मोटे इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होने चाहिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे और वोल्केनोज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए क्विकली पढ़ लेते हैं, ये एक तरीके का रिवीजन हो जाएगा। क्रस्ट जो है वो 5 से 70 किलोमीटर तक का होता है, आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर होता है, क्लियर है। लिथोस्फेयर जो है ये आपको क्रस्ट और अपर मेंटल दोनों एक साथ होता है, और इसका 100 किलोमीटर का एवरेज होता है, समझ में आया। एस्थेनोस्फेयर क्या होता है? तो ये वीक होता है, डक्टाइल होता है, मैग्मा का सोर्स होता है। कहाँ मिलेगा आपको? तो लिथोस्फेयर के ठीक नीचे एस्थेनोस्फेयर मिल जाएगा। मेंटल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो मेंटल जो है ना वो 30 से 2900 किलोमीटर तक का है। 84% अर्थ का वॉल्यूम ये होल्ड करता है, सबसे ज्यादा यही होल्ड करता है। देखो क्रस्ट तो है 1% का मात्र, ठीक है, तो 84% तो सिर्फ मेंटल है, ठीक है। आउटर कोर जो है वो 2900 से लेके 5150 किलोमीटर तक का है। यहाँ पे लिक्विड आयरन निकल देखने को मिल जाएगा आपको, और यहीं से मैग्नेटिक फील्ड का जनरेशन होता है। इनर कोर 5150 से लेके 6371 किलोमीटर तक का होता है। सॉलिड आयरन निकल होता है, एक्सट्रीम प्रेशर होता है 13, आपको यहाँ पे 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी देखने को मिलता है। आउटर कोर में 5 ग्राम देखने को मिलता है। इसके अलावा बैरिस्फेयर क्या होता है? तो अर्थ के कोर को हम लोग बैरिस्फेयर कहते हैं, जो कि हेवी आयरन और निकल का बना हुआ होता है। उसके अलावा मीजोस्फेयर क्या होता है? तो देखो ये एटमॉस्फेरिक मीजोस्फेयर से डिफरेंट होता है। एटमॉस्फेरिक मीजोस्फेयर क्या होता है? हम लोग जब एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है। यहाँ पे जो मीजोस्फेयर है वो जमीन के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। तो जो लोअर मेंटल है ना उसको मीजोस्फेयर कहते हैं। पूछ देते हैं कभी कभी सवाल, पता होना चाहिए, ठीक है। जो कि एटमॉस्फेरिक मीजोस्फेयर नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम लोग अर्थ के कॉम्पोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखो एक बेचारा ऑक्सीजन, हमें कितनी चीजें याद करनी पड़ती हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन याद कर रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजन याद कर रहे हो, फिर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितना होता है वो भी याद करना पड़ रहा है। तो कुछ चीजें आपको समझनी होंगी, ठीक है। तो फिर अगर आप मोटा मोटा देख लोगे ना तो कहानी समझ में आ जाएगी। देखो हमारे यहाँ अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन जो है वो अबेंडेंट मात्रा में है। 46.6% अर्थ क्रस्ट का ऑक्सीजन ही है वो, ठीक है। फिर सियाल से बना हुआ है, यानी कि सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ऐसे याद कर लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है आयरन, और ये बाकी की लिस्ट है। अब पूरे अर्थ के बारे में बात करें तो केमिकल कंपोजिशन क्या है, ठीक है। देखो ये अर्थ क्रस्ट के बारे में बात हो रही थी, अब पूरे अर्थ की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आयरन, क्योंकि आपको पता है जो कोर में आयरन है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन 29.5%, सिलिकॉन 15.2% और मैग्नीशियम जो है वो 12.7%। सीमा यानी कि ओशनिक क्रस्ट यहाँ पे डोमिनेटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन टेबल दे रखा है। तो क्रस्ट जो है वो लाइटर इन नेचर होता है, ठीक है। यहाँ पे सिलिकेट रॉक्स देखने को मिलेंगे आपको, ग्रेनाइट, बसाल्ट। उसके बाद पूरे अर्थ के बारे में बात करें तो हैवी मेटेलिक कोर होता है और सिलिकेट मेंटल होता है, ठीक है। तो ये सारी कहानी थी हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ की। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। देखो अगर आप पढ़ रहे हो ना तो सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो, सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो तो आप अपने एग्जाम को क्लियर करने के और नज़दीक पहुंचते जा रहे हो। क्योंकि आज के डेट में जो एग्जामिनेशन हो रहा है ना वो सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, जो आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। और जब आप सिलेबस कंप्लीट कर लो तो कहीं पे भी मॉक्स लगाओ,
क्वेश्चन सॉल्व करो, बस इतना ही काम करना है, बार बार क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, आपको अच्छे मार्क्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। इतना पढ़ किस लिए रहे हो, है ना। बात कर लेते हैं वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स की। ठीक है, देखो ऐसा है, जो बात कर लेते हैं वॉल्केनो होता क्या है। तो अ वोल्केनो फॉर्म्स व्हेन मैग्मा एस्केप्स थ्रू द वेंट्स एंड फिशर, यानी कि जमीन के नीचे से जो मैग्मा ऊपर आया था ना, तो इसको हम लोग कहते हैं वोल्केनो। अब एक मूवी आई थी अपना टाइम आएगा, गली बॉय, ठीक है, तो इसमें ये बंदा जो है वो कह रहा है रणवीर सिंह को, जो तेरे अंदर का लावा फट कर बाहर आने दे। अब ये लावा फट के बाहर नहीं आता भाई, ठीक है, इसको कहना चाहिए तेरे अंदर का मैग्मा फट कर बाहर आने दे, बाहर आएगा तो वो लावा हो जाएगा। अब समझ में आया। इसका मतलब ये हुआ, जो हमारे अर्थ के नीचे है मैग्मा, और ये जब बाहर आता है, फट कर बाहर आता है, तब जाके इसको कहते हैं लावा। ठीक है, तो जमीन के अंदर अंदर का लावा कुछ नहीं होता है, अंदर होता है मैग्मा। क्लियर है। मैग्मा होता क्या है, तो अर्थ के क्रस्ट में मोल्टेन रॉक होता है। ठीक है, कहाँ पे, तो एस्थेनोस्फेयर, यहीं से सारी कहानी होती है। ठीक है, लावा क्या होता है, तो यही जब अर्थ के सरफेस पे आ जाता है, ग्राउंड पे आफ्टर इरप्शन, इसे हम लोग लावा कहते हैं। और ये मैग्मा के साथ साथ कुछ गैसेस भी बाहर आती हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड, SO2, HCl, CO2। ठीक है, और पायरोक्लास्टिक मटेरियल। दोस्तों ये H2S तो आपको पता होना ही चाहिए, इसके अलावा HGS भी पता होना चाहिए, यानी कि सिनेबार। ठीक है, ये वॉल्केनो से ही आता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल अक्सर पूछते हैं SSC में और NTPC दोनों में, इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, आगे तो बताऊंगा ही बताऊंगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज समझ लो, जो वॉल्केनो का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा। तो देखो तीन तरीके के होते हैं, एक तो होता है एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा होता है डोरमेंट, और तीसरा होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन से सवाल पूछ देते हैं। एक्टिव वॉल्केनो वो होता है जो बार बार फटता रहता है, ठीक है, और हाल ही में फटा हुआ होता है, ठीक है, और करंटली एक्टिव स्टेट में होता है। हमारे भारत में एकमात्र बैरन आइलैंड है, कहाँ पे, तो अंडमान एंड निकोबार में, इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे ओनली एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा माउंट एटना सिसिली इटली, कियोलिया कहाँ पे, तो हवाई USA, माउंट नियारागोंगो कहाँ पे, तो कॉन्गो में। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक्टिव हैं। ठीक है, अभी मैं मैप पे दिखाऊंगा तो चीजें याद आएंगी आपको थोड़ी बहुत। ठीक है, वैसे भी आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही ऑप्शन मार दोगे जब वॉल्केनो के बारे में पढ़ोगे, और वैसे भी वॉल्केनो से रिलेटेड जो भी सवाल आते हैं ना, वो मैंने एक्सट्रीम शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है, एक बार पढ़ लेना, काम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डोरमेंट वॉल्केनो, ये डिफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो डोरमेंट वॉल्केनो वो वॉल्केनो होता है जो अभी रिसेंट टाइम्स में नहीं फटा है, लेकिन पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में एक बार कभी फटा हुआ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल माउंट वेसुवियस कहाँ पे है, इटली में। माउंट फूजी कहाँ पे है, तो होन्सू आइलैंड, जापान में। देखो जापान जो है ना, वो दो आइलैंड पे ही, दो वॉल्केनिक आइलैंड पे ही टिका हुआ है, होन्सू एंड होकाइडो। ठीक है, इसके अलावा माउंट किलिमंजारो तंजानिया अफ्रीका में है, और ये अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और ये वॉल्केनिक माउंटेन ही है, माउंट किलिमंजारो। उसके बाद माउंट रेनियर कहाँ पे है, तो वॉशिंगटन स्टेट USA में है। ठीक है, ये सारे के सारे डोरमेंट वॉल्केनो है, अभी पढ़ेंगे इन सभी चीजों को, एक्स्ट्रा भी पढ़ना है हमें। इसके अलावा एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, मतलब अब ये नाम मात्र के वॉल्केनो रह गए हैं, जो कभी फटे नहीं, ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री में, और अनलाइकली टू इरप्ट अगेन। अब यहाँ पे डेफिनेशन देख रहे हो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो ऐसे वोल्केनो है जो कभी फटे नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद मतलब अनलाइकली टू इरप्ट अगेन, इसका एग्जांपल है, कुछ है, एक बार आराम से पढ़ लेना इसको। ठीक है, आराम से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डेक्कन ट्रैप, ये क्या है, तो महाराष्ट्र प्लेट्यू इंडिया में है। कहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लड बसाल्ट प्रोविंस है। यहाँ पे जो वॉल्केनोज है ना, उनको माना जाता है ये एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है। ठीक है, वैसे भी इसको मैं वॉल्केनो, वॉल्केनिक एक्टिविटी मान सकता हूँ, एक्सटिंक्ट वोल्केनो तो नहीं मान सकता हूँ, लेकिन जब दे रखा है तो दे रखा है। इसके अलावा मार्स, मार्स में है ओलंपस मून्स, याद करो ओलंपस मॉन्स, सॉरी मून्स नहीं, मॉन्स। ठीक है, यहाँ पे लार्जेस्ट एक्सटिंक्ट वोल्केनो है सोलर सिस्टम का। ठीक है, चलिए इतनी बात आपने पढ़ ली तो बहुत ही अच्छी बात है। अब हम लोग वोल्केनो के टाइप को पढ़ लेते हैं। सबसे बड़ा वोल्केनो होता है शील्ड वोल्केनो। आप बस इमेजिन करो, जो बहुत बड़ा शील्ड है इस तरीके का, कहाँ पे है ये, तो देखो ये तो है मोना लोआ, ये है हवाई में। हवाई कहाँ पे है, तो USA में है। ठीक है, अलास्का एंड हवाई USA में है। ठीक है, अब देखो ये कैसे क्रिएट हो रहा है, तो ये लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑन अर्थ कौन सा, तो शील्ड वॉल्केनो। ठीक है, और ये मोना लोआ जो है, ये सबसे बड़ा वॉल्केनो है पूरे अर्थ का। देखो कितना बड़ा है, पूरा का पूरा जो है वो आपको शील्ड वॉल्केनो ही है।
अब यहाँ पे बसाल्ट लावा जो है ना, इसी से ये बना हुआ है और बहुत ही फ्लूइड लावा होता है। और यहाँ से लावा निकला और इस तरीके से ये आपको फैलता चला गया और इस तरीके से एक लंबा लार्जर बॉडी क्रिएट कर रहा है। देख रहे हो? एक बात आपको समझना होगा, जो शील्ड वोल्केनो जो होता है ना, वो स्टीप नहीं होता है। तो यानी कि कोई दूसरा होता है स्टीप, तभी तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं जो ये स्टीप नहीं होता है ना। तो ये बस बिल्कुल आप समझो कैप्टन अमेरिका के शील्ड की तरह है। क्लियर है? तो बस इतना आप समझ लो। उसके अलावा ये मतलब एक्सप्लोसिव नहीं होता है, लेकिन अगर इसके वेंट में पानी चला गया तो वो वाटर वेपर जो है वो कभी कभी एक्सप्लोसिव नेचर दिखा देता है। ठीक है? और इसका इरप्शन कैसे होता है? तो जैसे लावा का फाउंटेन निकलता है ना, बस वैसे निकलता रहता है, बहुत ही प्यार से ये निकलता रहता है। टॉप को कहते हैं सिंडर कोन। एग्जाम्पल की बात करें तो हवाईयन वॉल्केनो, ये जो मोना लोआ है, ये हमारे वर्ल्ड का सबसे बड़ा शील्ड वॉल्केनो है। ठीक है? बात कर लेते हैं कंपोजिट वोल्केनो। नाम से ही लग गया होगा कंपोजिट, यानी कि स्ट्रैटो वोल्केनोस। स्ट्रैटो का मतलब क्या हुआ? लेयर्स। यानी कि वो वॉल्केनो जो लेयर्स बनाती है। एग्जाम्पल माउंट रेनियर वॉशिंगटन। ठीक है? अब देखो ये जो है वो कंपोजिट वॉल्केनो है। देख रहे हो? इस तरीके से ये लेयर बना रही है। क्लियर है? कभी कभी ये एक्सप्लोसिव हो जाते हैं। इससे निकलता है पायरोक्लॉस्टिक मटेरियल। पायरो का मतलब हीट वाला। ठीक है? क्लॉस्टिक मटेरियल निकलता है। इसके अलावा एशेज वगैरह भी निकलती हैं। ठीक है? धुआं वगैरह निकलता रहता है। ठीक है? जो चीजें निकला और वो इस तरीके से एक्यूमुलेट होता चला गया, यही कारण है इसको कंपोजिट वॉल्केनो कहते हैं। ठीक है? और ये स्टीप साइडेड माउंटेन्स होते हैं। विजुअल लेयर स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल जाता है। सिंडर कोन वॉल्केनो क्या होता है? तो देखो ये स्मॉलर वॉल्केनो होता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। ठीक है? और ये यहाँ पे एक्सप्लोसिव इरप्शन देखने को मिलता है और जो अंदर से माल मटेरियल निकला, ठीक है, वही कोन बना देता है और स्टीप साइड यहाँ पे देखने को मिलता है, बस बिल्कुल सिंडर कोन की तरह। ठीक है? अब आओ कैल्डेरा वोल्केनो। ये सुसाइड बॉम्बर होता है। कैसे होता है? तो जब ये फटता है तो पूरा का पूरा आगे का इस अपना जो ये ओरिफिस है, ये जो माउथ है, ये अपना फोड़ लेता है, बुरी तरीके से तोड़ लेता है। ठीक है? तो इसको कैल्डेरा कहते हैं। समझ में आया? तो मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनो अर्थ में कौन होता है? तो कैल्डेरा। ठीक है? सुसाइड बॉम्बर होता है ये। एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव एरप्शंस होता है और जैसे ही फटा ये अंदर की ओर धंस जाता है। ठीक है? जिसको हम लोग कैल्डेरा डिप्रेशन भी कहते हैं। ह्यूज मैग्मा चैम्बर ये बनाता है और जब ये फटता है उसके बाद ये कोलैप्स हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा वॉल्केनो कोलैप्स हो जाता है इरप्शन के बाद? तो कैल्डेरा। क्लियर है? इसके अलावा फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। ठीक है? देखो अर्थ जो है ना, पूरा का अर्थ ये टोटल 7 प्लेट्स और कुछ माइनर प्लेट्स पे टिका हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जो समझ जाओ एक तरीके की तश्तरी है। ठीक है? एक तरीके का प्लेट है, इसमें इस तरीके का क्रैक है। ठीक है? अब पहले जो लैंड मास हुआ करता था वो एक जगह कंसोलिडेटेड हुआ करता था। ठीक है? और बाकी का सारा हिस्सा ओशन हुआ करता था। ठीक है? अब इसमें ब्रेक हुआ और धीरे धीरे हमारा जो भारत है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होना शुरू हुआ, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है? और जब ये भारत हमारा नॉर्थवर्ड मूव कर रहा होता है तो फिर वो आपको कुछ वॉल्केनिक वॉल्केनोज के ऊपर से गुजरता है और यहाँ से एक कॉन्ड्यूट, समझ जाओ डाइक। ठीक है? मतलब डाइक के थ्रू यहाँ से लावा मैग्मा जो है वो बाहर निकलता है और यहाँ पे इस एरिया में, भारत के इस एरिया में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है? अब डाइक क्या होता है आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और इसको हम लोग कहते हैं फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। अब इस चीज को हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। अभी जितनी बात समझ में आ रही है उतना काफी है आपके लिए, आगे हम लोग अच्छे से समझेंगे। ठीक है? तो समझ जाओ डेक्कन ट्रैप्स। ट्रैप्स किस लिए? क्योंकि यहाँ पे लावा का ट्रैप हो रहा है। ठीक है? कहाँ पे है? तो इंडिया महाराष्ट्र में है। ठीक है? महाराष्ट्र इंडिया में है और यहाँ पे फ्लड बसाल्ट प्रोविंस क्रिएट हो गया है। प्रोविंसेस किस लिए? क्योंकि दूर दूर तक लावा फैल गया है, लॉन्ग डिस्टेंस, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर स्क्वायर में थिक बसाल्ट का फैलाव हुआ है। ठीक है? अब इस चीज को हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। चलिए, हमने देख लिया टाइप ऑफ वॉल्केनोस क्या क्या होते हैं। अब बात कर लेते हैं मिड ओशनिक रिज वॉल्केनोस की। देखो मिड ओशनिक रिज क्या होता है ना, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इससे भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लेकिन जो चीजें एनसीईआरटी में जिस तरीके से दी गई हैं उसे हमें समझना है। तो अब ये एक तरीके का वॉल्केनो होता है मिड ओशनिक रिज, वो समझ लो। देखो हमारा अर्थ जो है ना, ये एक तरीके का कन्वेयर बेल्ट का काम करता है। जो अर्थ का जो क्रस्ट है, ठीक है,
ये इस तरीके का जो क्रस्ट है ये खत्म भी हो रहा होता है और एक साइड से बन भी रहा होता है। तो मिड ओशनिक रिज में हमारा अर्थ का क्रस्ट जो है वो बन रहा होता है। कैसे बनता है वो देखो यहाँ पे इमेज में, ये है स्टेनोस्फेयर, यहीं से मेंटल है, ठीक है, यहीं से लावा मतलब मैग्मा बाहर आता है, यहाँ पे लावा कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पे ये आपको प्लेट्स का, ये समझो यहाँ पे प्लेट मिल रही है, अब यहाँ से ये लावा बाहर निकल रहा है और इस तरीके से ये रिज का फॉर्मेशन कर रहा है इस मूवमेंट के साथ। देख रहे हो, इस मूवमेंट के साथ यहाँ पे रिज का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारे के सारे रिजेस हैं, ठीक है, इसको कहते हैं मिड ओशन रिजेस। इस और ये बहुत बड़ा है, मतलब समझो 70,000 किलोमीटर लॉन्ग फैला हुआ है। इसको हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। और इस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। क्लियर है? तो यहाँ पे जो वॉल्केनोज है ना, इसको हम लोग कहते हैं मिड ओशन रिज वॉल्केनोज। अभी के लिए इतना ही समझना है। अब हम लोग वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। और जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसमें, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स से, ठीक है। इसके अलावा हम लोग मिड ओशियनिक रिज क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, ये सारी चीजें अब नेक्स्ट लेक्चर में, यानी कि जितने भी प्रोसेसेस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी। वॉल्केनिक लैंड फॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, इससे भी कभी कभी सवाल आ जाते हैं। एक होता है एक्सट्रूसिव और दूसरा होता है इंट्रूसिव। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये वॉल्केनो है, इधर से फटा, ये उसके नीचे जमीन है मान लो, ठीक है, तो यहाँ से लावा ऊपर गया और इस तरीके से फट के बाहर आ गया, तो ये हो गया एक्सट्रूसिव, बाहर आ गया तो एक्सट्रूसिव। लेकिन कुछ इंट्रूसिव होता है, यानी कि यहीं से कुछ कुछ लावा जो है यहाँ भी कुछ लैंड फॉर्म क्रिएट कर देता है, ठीक है। अब अंदर में जो जमीन के अंदर में ही जो कोई जो लैंड फॉर्म क्रिएट हो रहा है उसे हम लोग कहते हैं इंट्रूसिव फॉर्म्स, और इसे हमें पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या होता है वो समझ लो, बैथोलिथ्स, लेकोलिथ्स, लेपोलिथ्स, फेकोलिथ्स, सिल्स, शीट्स, डाइक्स, इतने आपको पता होने चाहिए। अब इसको याद करना थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप चीजों को समझ लोगे तो फिर चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखो बैथोलिथ्स क्या होता है, तो ह्यूज ग्रेनाइट बॉडीज होता है एक्सपोज्ड आफ्टर इरोजन, यानी कि यहाँ पे आपका मेंटल जो है वो कूल हो गया और ये इस तरीके से रॉक का फॉर्मेशन हो गया, ग्रेनाइट रॉक का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो होगा ना लैंडफॉर्म होगा उसको हम लोग कहेंगे बैथोलिथ। अब यही कारण है जो आंध्र प्रदेश में लोग ग्रेनाइट को जमीन से काट के निकालते हैं और आपके घरों में वो पत्थरों के रूप में लगता है, कहाँ से आ रहा है, तो ये बैथोलिथ से आ रहा है ना। तो बैथोलिथ का मतलब क्या हुआ, बिग, ठीक है, यानी कि ग्रेनाइट का बिग, बड़ा सा चट्टान जमीन के अंदर बना हुआ है। क्लियर है? अब ये पहले था मोल्टेन स्टेट में और इस तरीके से इस रास्ते से ये ऊपर उठा और फिर जमीन के इस लेयर पे जाके सेटल हो गया, इसको कहते हैं लैकोलिथ। लैकोलिथ जो है वो मशरूम के शेप का होता है। याद कैसे रखोगे, तो लॉलीपॉप, ऐसे याद रख लेना, लैकोलिथ लॉलीपॉप, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ ये लॉलीपॉप की तरह दिखता है, ये है ना, इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। वैसे तो ये मशरूम की तरह दिखता है, लेकिन आप ऐसे याद कर लेना, याद हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से निकला और निकलते निकलते यहाँ पे लेट गया लाइन, ठीक है। अब इसको हम लोग कहते हैं सिल। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना उसको हम लोग कहते हैं सिल। सिल का मतलब होता है स्लीपिंग, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्लियर है? अब जो परपेंडिकुलर लाइन है, वॉल लाइक है, इसको हम लोग कहते हैं डाइक। डाइक का मतलब दीवार, ये याद कर लेना, काम आपका हो जाएगा, ठीक है। डाइक का मतलब दीवार। अब इसी रास्ते से हमारे यहाँ फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस क्रिएट हुआ था, यानी कि जमीन के नीचे वॉल्केनो था, वॉल्केनो ऊपर में आके बहुत सारा इसने यहाँ पे बसाल्ट का डिपोजिशन कर दिया, कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। यही चीज हम लोगों ने अभी पढ़ा था। क्लियर हो गया? चीजें समझ में आई है? अब एक और बात समझ लो, लोपोलिथ क्या होता है। लोपोलिथ होता है बाउल शेप्ड, देखो जैसे ये दारू का ग्लास होता है ना उस तरीके का, ये बाउल की तरह है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं लोपोलिफ्ट, यानी कि बाउल शेप। बस इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपका काम हो गया। अब कुछ कुछ चीज ऐसी चीजें समझ लो जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवालों के रूप में देखने को मिला है, जिसे हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और वैसे वन लाइनर फॉर्म में यहाँ पे पढ़ लो। देखो सिनेबार, HGS, ये क्या है, तो ये मरकरी का ओर होता है। क्लियर है? इतना अगर नहीं पता है तो समझ लो यहीं पे, जो मरकरी के ओर को हम लोग कहते हैं सिनेबार। अब ये ओर आ कहाँ से रहा है, तो ये वोल्केनिक एक्टिविटी से आता है, ठीक है। और हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं ना उन दोनों से ये निकलते हैं। हॉट स्प्रिंग क्या होता है आगे समझेंगे, आएगी ये सारी चीजें रास्ते में आएंगी, ठीक है। रिंग ऑफ फायर क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था ना जो मिड ओशनिक रिज, उसी से एसोसिएटेड है, हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे समझो हमारे समंदर में वॉल्केनोज का जाल है, एक तरीके की माला बनी हुई है जिसको हम लोग कहते हैं रिंग ऑफ फायर। यहाँ पे अर्थ का 75% अर्थ का वॉल्केनोज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते ही रहते हैं। अब जैसे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर,
ठीक है, बहुत बड़ा आपको वॉल्केनोज का माला है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इस चीज को। इंडिया में कौन कौन वॉल्केनो है, तो बैरन आइलैंड में अंडमान सी, कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ देते हैं जो ये अंडमान निकोबार में कहाँ पे है, तो फिर पोर्ट ब्लेयर से 138 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जाओगे तब जाके आपको ये बैरन आइलैंड मिलेगा। ठीक है, इसके लिए जाने के लिए यहाँ पे शायद परमिट बनवाना पड़ता है, जो भी चीज़ है। डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, ये सवाल पूछा गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, यानी कि फ्लड बेसाल्ट का इरप्शन हुआ था और वॉल्केनिक वीदरिंग हुई थी। इसके अलावा ये सारा खेल हुआ था किस पीरियड में, तो ये हुआ है क्रिटेशियस पीरियड में। दोस्तों हमें एक और चीज पढ़ना है जिसका नाम है जियोलॉजिकल टाइम स्केल, लेकिन अभी मैंने इसको होल्ड पे रखा है इसलिए क्योंकि आप पहले चीजों को समझ तो लो, उसके बाद हम लोग इन सभी चीजों को जियोलॉजिकल टाइम स्केल पे बिठा देंगे। देखो जब मैंने हिस्ट्री पढ़ाना शुरू किया था तो शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था सेनोजोइक एरा के बारे में, है ना। तो अब ऐसा है, जो वो एक तरीके से एक टाइम स्केल का पार्ट है। ठीक है, आपको पूरा का पूरा टाइम स्केल पता होना चाहिए, जिसमें मतलब डायनासोर कब आए थे, तो जुरासिक पीरियड में आए थे, खत्म कब हो गए, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, है ना। क्रिटेशियस पीरियड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारा खेल यही हो रहा है। ठीक है, तो इन सभी को कब पढ़ेंगे, जब हम लोग चीजों से अवेयर हो जाएंगे, और जैसे ही अवेयर हो जाएंगे तो ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी मैं पढ़ा दूंगा, 15 मिनट का काम है ये। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ऐसे वोल्केनोज हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मुझे देखे सवालों के रूप में। ठीक है, माउंट रेनियर यूएसए में है, यहाँ पे टॉलेस्ट कास्काड पीक यानी कि हाई इरप्शन रिस्क देखने को मिलता है। ठीक है, कहाँ पे है, तो कहाँ मिलेगा ये हमें, इस मैप में तो है ही नहीं, इधर है, नहीं ये रहा, यहाँ पे कैलिफोर्निया में है, नहीं वॉशिंगटन में है, वॉशिंगटन में यहाँ पे। ठीक है, ये छूट गया। चलिए, आ, फिर कीला हुई है हवाई, वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो स्ट्रोम्बली, सबसे ज्यादा सवाल ये पूछते हैं क्यों, तो ये इटली में है, यहाँ पे अक्सर इरप्शंस देखने को मिलता है। ठीक है, और ये इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहते हैं। सीधा सवाल पूछ देंगे, जो लाइट हाउस ऑफ द मेरिडियन किसको कहा जाता है, तो स्ट्रोम्बली। क्यों कहा जाता है, तो जब आप मेडिटेरेनियन ओशन में जाओगे तो एक पहाड़ दिखेगा जो अक्सर इरप्ट हुआ रहता है, लाइट निकलती रहती है, इसीलिए इसको लाइट हाउस कह देते हैं। समझ में आया। फिर मोना की हवाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हाईएस्ट माउंटेन है हवाई का। ठीक है, फिर माउंट मेरापी इंडोनेशिया। ठीक है, अभी हाल ही में फटा था, इंडोनेशिया में न्यूज में आया था ये, जो यहाँ पे डेडली फ्रीक्वेंट इरप्शंस देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको माउंटेन ऑफ फायर भी कहते हैं। पूरा का पूरा इंडोनेशिया इसकी राख से पट गया था। इसके अलावा सकुरुजीमा जापान में है, जापान का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, कहाँ पे मिलेगा, तो कैगोशिमा सिटी में। माउंट वेसुवियस बहुत इंपॉर्टेंट है, इटली में है। ठीक है, यहाँ पे एक शहर हुआ करता था पोम्पेई, ये पूरा का पूरा शहर जो है वो इसके लावा के नीचे दब गया। समझ में आ रहा है, कब की बात है, तो 79 एडी में। कहाँ मिलेगा ये सारी चीजें, तो देखो यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे। फिर मोना लोआ सबसे इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि ये लार्जेस्ट वॉल्केनो ऑन अर्थ है, लार्जेस्ट यानी कि शील्ड वॉल्केनो है, अभी हम लोगों ने देखा था ना शील्ड की तरह है। इसके अलावा माउंट एटना इटली यूरोप का लार्जेस्ट है, बहुत ही एक्टिव है। माउंट पेरिक्यूटिन मेक्सिको का है, यंगेस्ट वॉल्केनो है। माउंट एपो फिलीपींस का है, ठीक है, वहाँ का हाईएस्ट पीक है। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का है, यानी कि वहाँ का हाईएस्ट माउंटेन अफ्रीका का है। ठीक है, तो देखो ऐसा है, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जैसे ही सुपरलेटिव्स आ गए ना, जैसे हाईएस्ट माउंटेन वगैरह, ठीक है, तो वहां से ये कीवर्ड पिक होता है। वैसे मैंने आपको बता दिया ये सारे के सारे वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। ठीक है, चलिए सवालों को देख लेते हैं। ज्यादा सवाल मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो है ना, वो इस पूरे के पूरे लेक्चर को, इन दोनों लेक्चर को मिला के ही एक पार्ट कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो यानी कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर नंबर 5, तीनों मिला के ही जियोमॉर्फोलॉजी का एक बहुत बड़ा लेसन कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं। बैरन आइलैंड वॉल्केनो इज एन एक्टिव वॉल्केनो लोकेटेड इन द इंडियन टेरिटरी, बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए ये स्टेटमेंट आपका हो गया सही। अगला स्टेटमेंट, बैरन आइलैंड लाइज 140 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, गलत हो गया स्टेटमेंट। पोर्ट ब्लेयर, बहुत ही छोटा मोटा स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट देख लेते हैं। लास्ट टाइम द बैरन आइलैंड volcano erupted was in 1991 and it has remained inactive since then। देखो वो ये हमारे भारत का ओनली एक्टिव वॉल्केनो है, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब अगर मान लो आपको ऑप्शन नंबर 2 नहीं भी पता है ना, तो फिर चीजें आसान हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि 3 तो बिल्कुल गलत है। बस इतना आपको पता होना चाहिए, जो हमारे भारत का ये ओनली एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, बस एग्जामिनर चाह रहा है जो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है, अब इसी से बस आप सवाल को सॉल्व करने का तरीका डेवलप कर लो, काम खत्म।
3 गलत हो गए, गलत हो गए, गलत हो गए, ऑप्शन नंबर 1 सही, खत्म काम। यानी कि अगर आपको ऑप्शन नंबर 2 नहीं भी पता है तो दैट्स ओके। ठीक है, चलिए। Which of the following are also नोन एज स्ट्रेटोवोल्केनोस, यानी कि जो लेयर बना रहा है, यानी कि कंपोजिट वोल्केनो के बारे में बात हो रही है। ठीक है, लीजिए आपका ऑप्शन यहीं से सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, क्लियर है, बस इतना ही आपको पढ़ना है, काम खत्म। चलिए, और अगला सवाल है, द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकेट, इग्नियस रॉक्स लाइक बसाल्ट। द गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन द क्रस्ट एंड द एथेनोस्फेयर। अब बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ऊपर वाला स्टेटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ आयरन, मैग्नीशियम, सिलिकेट, इग्नियस रॉक लाइक बसाल्ट। नहीं, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट नहीं है, ओशियनिक क्रस्ट है ना। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे बना हुआ है? तो यहाँ पे सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम नहीं। सीमा जो है मैग्नीशियम वाली बात है, ये आपको ओशियनिक क्रस्ट के बारे में बात हो रही है ना। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। सीडीएस का सवाल था ये। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ? निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जानकारी के स्रोत माने जा सकते हैं? ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स, वोल्केनिक लावा, मेटियोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटी। अब ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक है, वैसे समझ लो ये सारे के सारे जो है ना, वो आपको इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी चीजों को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।